दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब चुनाव ख़त्म हो गया है और उसके बाद अब जो है अब लगातार एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होंगे। तो यूपीपीएससी आरओ मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद होगा, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक भी कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्रावधान दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा प्रावधान आता है। तो यहाँ पर इसी का हमें मिलान करना है। तो पहला देख लेते हैं, जो विधि के सम्मुख जो समानता है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है। कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां होती हैं, ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। और जो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3412 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में बनी थी ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये 1804 ईस्वी में बनी थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1813 ईस्वी में बनी थी। जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल है ये बनी थी 1838 ईस्वी में। तो दोस्तों यहीं पर जो है ये 1844 लिखा है, ये गलत है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1838 में हुई थी और ये जो है इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। और ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल थी ये आधुनिक भारत की जो है प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था भारत में जमींदारों के हितों के लिए काम करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज के छिलके उतारने पर आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। जब आप प्याज काटते होंगे या उसके छिलके उतारते होंगे तो सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? प्याज में कौन सा अम्ल होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फेनिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है या फिर कार्बोलिक अम्ल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्याज में सल्फेनिक एसिड होने के कारण जो है हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124(2). तो जो अनुच्छेद 123 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब भी संसद की कार्रवाई या संसद के जो सत्र हैं वो नहीं चल रहे होते हैं, जब जैसे शीतकालीन सत्र हुआ और कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय यदि कोई भी राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि इस कानून से संबंधित एक अध्यादेश लाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको अपने हस्ताक्षर के द्वारा उस अध्यादेश को पारित करते हैं। तो ये जब लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है उसी समय ये अध्यादेश लाया जाता है। तो ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, किस प्रदेश से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा या आधे से ज़्यादा अधिक जो सोयाबीन होती है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा उत्पादित की जाती है और मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के 65.09% सोयाबीन उत्पादित करता है जो मध्य प्रदेश राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें यह देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं? रोम को।
लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस से संबंधित है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम से संबंधित है। और जो टुला है ये क्षेत्र रूस में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है, एड्रियाटिक सागर की रानी, ये कहते हैं वेनिस इटली को। ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर रोम दिया हुआ है। तो इसके जगह अगर वेनिस इटली होता तो ये सही होता। बाकी जो 3 है ये सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? वो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में था, या फिर सूरत अधिवेशन जो 1907 में होता वो था, या कलकत्ता का अधिवेशन जो 1917 में हुआ था इसमें उन्होंने भाग लिया था, या फिर अमृतसर का जो अधिवेशन 1919 था ये उनका अंतिम अधिवेशन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो अमृतसर का अधिवेशन वर्ष 1919 में हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1919 में हुआ था। इसके बाद जो है 1 अगस्त वर्ष 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक की निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो अंतिम अधिवेशन था वो अमृतसर अधिवेशन वर्ष 1919 में इन्होंने भाग लिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या फिर मनुस्मृति में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, और जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, और जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता सविता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऐसे ये जो प्रश्न है ऐसे में ये आप गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जाता है और आप जल्दी में एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आप गलत कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो मार्ग कर है, जो टोल टैक्स है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार का जो परिवहन विभाग होता है उसके द्वारा लगाया जाता है। बाकी जो सेवा कर है, इनकम टैक्स, और जो सीमा कर और शिक्षा कर, ये तीनों केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टोल टैक्स जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? किस जिले में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन किया जाता है? रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में, या फिर इलाहाबाद में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जनपद है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? सबसे अधिक खारापन किसमें है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, या फिर मृत सागर में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो मृत सागर है जो कि जॉर्डन इजराइल में स्थित है, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा मापी गई है जो कि 240% है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? मतलब विश्व में जितनी जनसंख्या है तो भारत में उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 15%, 17.5%, 20%, या फिर 22.2%? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की जो 17% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें संविधान के निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए कितने जो है न्यायाधीश होने चाहिए? 10 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, 7, या फिर 5? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कम से कम 5 जजों की जो बेंच है वो होनी चाहिए निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है अधिवेशन का स्थान दिया हुआ है कि कौन से अध्यक्ष किस अधिवेशन में थे। तो देख लेते हैं, जो डॉक्टर M.A. अंसारी थे उन्होंने मद्रास का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने नासिक में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जी ने कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपको ये वाला मालूम है, इनमें से ये थोड़ा इजी है, सरोजनी नायडू वाला, तो अगर आपको ये वाला मालूम है कि इन्होंने कानपुर में अध्यक्षता की थी तो आप इसको आसानी से हल कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है वैदिक नदियों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है उन नदियों के आधुनिक नाम दिए हुए हैं। इसको हमें मिलाना है कि कौन सी नदी का जो आधुनिक नाम है क्या है। तो देख लेते हैं, जो कुभा का जो कुभा नदी थी प्राचीन, उसका नाम था, उसका आधुनिक नाम है कुभा, काबुल उसका आधुनिक नाम है। और जो परुष्णी नदी है उसका नाम रावी नदी है। जो सदा नीरा नदी है उसका नाम गंडक नदी है और जो सतुद्री नदी है वो सतलुज नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? CPU होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्क होता है या फिर प्रिंटर होता है? तो जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो CPU होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, MRI निम्न में से क्या है? इसमें MRI का फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि क्या होगा, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स होगा या मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होगा या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। MRI का जो फुल फॉर्म है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है और यह एक मेडिकल क्षेत्र का नाम है और इस विधि से जो है शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है, शारीरिक क्षति है, उसकी जो है जांच की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? चरकुला नृत्य अवध क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, ब्रजभूमि से या फिर रुहेलखंड क्षेत्र से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो चरकुला नृत्य है वो ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। यह एक प्रकार का घड़ा नृत्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नगर के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है हवाई अड्डों के नाम दिए हुए हैं। हमको ये मिलान करना है कि कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है। तो लखनऊ में हवाई अड्डा है वो अमौसी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बहावतपुर हवाई अड्डा है, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है और आगरा में जो है खेरिया हवाई अड्डा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3142 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य जो है भारत में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? बिहार राज्य है, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे प्रतिदिन प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।